डियर कैंडिडेट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आपको पूर्व में बता चुका हूं मैं कि हमारी ये 20 दिन की अनवरत श्रृंखला है जिसमें प्रतिदिन विज्ञान से हम 20 से 25 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराते हैं। तो आज हमारा डे 3 है और डे 3 में आज आ जाइए। तो आज पादप पोषण से बात होगी और पादप पोषण में आज हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। यानी कि ऊर्जा की पौधों को और जीव जंतुओं को सभी को होती है, लेकिन पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता कैसी होती है, कम होती है। और क्यों होती है ये पूछा गया है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों विकल्प पर विचार कीजिए। वीडियो को चाहो तो पॉज कर लो, अगर आंसर आता तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो, ये टेक्निक कर पाए आप। सबसे पहले है क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। क्या ये बात सही है? ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं है। ठीक, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, ये बात सही है, लेकिन इसका उत्तर नहीं है। क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कि पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक, स्वपोषी होते हैं। तो बात क्या ये सही है? नहीं भाई, ये भी गलत हो गया। ठीक, रह गया कौन? क्योंकि ये आंसर होगा क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं होती हैं। ध्यान देना, ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता जो होती है वो होती है किसको? जीवित कोशिका। ये जो जीवित कोशिका होती है उसे ऊर्जा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन पौधों में देखेंगे तो एक तो क्या मिलेगी? छाल है। दूसरा देखेंगे एक क्या है? लकड़ी है। ठीक, तो लकड़ी और छाल में सर्वाधिक मात्रा में इनकी टहनियाँ और शाखाओं में सबसे अधिक मात्रा में जो विद्यमान होती हैं वो क्या होती है? डेड सेल्स। यानी आपके अंदर भी कुछ हैं जो मृत कोशिकाएं हैं, उन्हें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। जैसे आपके नाखून, आपके बाल, ये मृत कोशिकाएं। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि उनमें अधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। टेक्निकल क्वेश्चन था और ग्रुप डी में 8 अगस्त 2022 को आया हुआ है। चलिए अगले पे चलते हैं हम। देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? स्वपोषी पोषण यानी कि एक प्रकार से आप बात कर लें तो कह रहा है कि स्वपोषी पोषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रक्रिया है किसकी? वो है प्रकाश संश्लेषण। जो प्रक्रिया है वो किसकी है? वो है स्वपोषी पोषण के लिए। अब बोले क्या चाहिए होता है इसमें? किसकी आवश्यकता नहीं है ये पूछ रहा है। बड़ा सोच समझ के उत्तर दें इसका कि किस चीज की आवश्यकता नहीं होगी, ये बताना है आपको। अब प्रकाश संश्लेषण की है तो आपको पता है कि पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2। यानी कि कोई भी पौधा है और वो क्या करेगा? जब वो प्रकाश संश्लेषण करता है तो वो क्या लेता है वायुमंडल से? यानी कि वायुमंडल से क्या लेता है? CO2। CO2 को कहां से लेता है? वायुमंडल से। जाइलम के द्वारा जल पहुंच रहा है, यानी H2O, ये कहां से जा रहा है? जाइलम के द्वारा जा रहा है नीचे से। और बदले में ये रिलीज क्या कर रहा है? ये O2 यानी ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो आप स्वयं इस बात को अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें क्लोरोफिल बिल्कुल होता है। क्लोरोफिल का मेन घटक क्या है? मैग्नीशियम। लेकिन आंसर ये नहीं है। CO2 को लेते हैं, बिल्कुल आवश्यक है। ठीक, ऑक्सीजन, प्रकाश। प्रकाश के बिना तो हो ही नहीं सकती ये प्रक्रिया। आंसर विल गोइंग टू बी ऑक्सीजन। उसका कारण है कि पौधे CO2 को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन को वातावरण और वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसलिए आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा C। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधों में श्वसन से संबंध में एक गलत कथन है, उसका आपको क्या करना है? चयन करना है कि पौधे जो हैं उनमें श्वसन से संबंधित एक गलत कथन है, उसका आपको क्या करना है? चयन करना है। यानी कि क्या चुनना है आपको? ध्यान देना, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले इस बात पे आपका फोकस होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। इतना कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ज़्यादा जल्दबाजी में कई बार क्या होता है कि नहीं है या गलत है या सत्य है, यहाँ पे मिस्टेक होती है। पौधे रंध्रों द्वारा गैसों का विनियमन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। बड़े अंतर कोशिकीय स्थानों के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती हैं। विसरण द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का विनियमन होता है। यानी हमसे पूछ क्या रहे हैं? आइए देखते हैं। अभी अभी आपने देखा तो ऑप्शन पे विचार कीजिए। सी पे क्या कह रहा है?
बड़े अंतरकोशिकीय स्थानों के कारण क्या होती हैं, कोशिकाएं वायु के संपर्क में रहती। भाई पेड़ होता है बहुत बड़ा झाड़ जैसा है, तो बहुत सारी जो जो कोशिकाएं हैं वो किसके संपर्क में रहती, वायु के संपर्क में रहती। ये बात तो बिल्कुल सही है। आप इस वाले पर विचार कीजिए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 किसके समय, दिन के समय कहाँ हो जाती है, वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। गलत बात है। कक्षा 2 का बच्चा 6 का भी बालक बता सकता है कि पौधे दिन के समय क्या छोड़ते हैं, वायुमंडल में मिश्रित क्या होगी, यानी कि CO2 नहीं होगी, कौन सी होगी, O2 होगी। तो आंसर क्या होगा आपका, 2 वाला बिल्कुल करेक्ट है। पेपर पेन साथ में रख लीजिए, कुछ ऐसे क्लिष्ट प्रश्न आएंगे जिनके शॉर्ट्स और कंसाइज नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको वो आगे चलकर बहुत काम आने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। फिर वही बात आई, यानी कि आपको क्या चुनना है, इनमें से जो गलत है, दिए हुए स्टेटमेंट्स में गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्रियाविधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि जो वेपोरेशन होता है तो पत्तियों के माध्यम में जो अतिरिक्त जल होता है वो वायुमंडल में रिलीज हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि पौधों से निकलने वाले कई अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में जमा हो जाते हैं। फिर कह रहा है कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है। बिल्कुल है, स्टार्च, ऑक्सीजन, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप कहें तो सेल्यूलोज, ये सब क्या है, प्रोडक्शन है। सेल्यूलोज मुख्य उत्पाद है, जबकि जो बात कहेंगे ऑक्सीजन की तो ये क्या है, उप उत्पाद है। बोला गोंद जो होता है, गोंद पौधों का उत्सर्जी उत्पाद है। जिस प्रकार से मनुष्य है या अन्य जीव है मलमूत्र त्यागते हैं तो वो क्या है, जो वो होते हैं उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। तो पौधों से क्या निकलता है, गोंद निकलता है। ये बात भी सही है, यानी बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, बात ऊपर वाली भी सही है। यानी कि पौधों से निकलने वाले जो अपशिष्ट उत्पाद हैं वो तारक केंद्र में जमा नहीं होंगे। ठीक, तो आंसर होगा आपका 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक, यानी कि ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बाष्पोत्सर्जन कहलाएगी। पहले गौर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या ये प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन होती है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। नहीं जी, ये भी नहीं होती है। अनुवर्तनी गति होती है, नहीं होती है। बिंदु स्राव होता है, जी करिए विचार, क्या ये बिंदु स्राव है, नहीं है। ये क्या है, स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, स्थानांतरण हो जाता है ये। ठीक, चलिए अगले आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जाइलम। देखिए कल मैं बार बार आपको बताता आया हूं, जाइलम से जल याद रखना है, फ्लोएम से फूड याद रखना है। यानी कि जाइलम से क्या याद रखना है आपको, जल याद रखना है। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर ढंग से पढ़ें कि जाइलम के कौन से वो तत्व हैं जो डेड सेल्स होते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वाटर एंड जो मिनरल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वाहिका और जाइलम मृदुतक, क्या कहते हो इसके बारे में, अरे नहीं भाई ये नहीं है। वाहिनिका और जाइलम तंतु, ये भी नहीं है। वाहिनिका और जाइलम मृदुतक, नहीं ये भी नहीं है। आंसर होगा आपका वाहिनिका और वाहिका, यानी कि 4। ये जाइलम के कुछ टिश्यू होते हैं जो वाटर को कैरी करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। यानी कि आप आ जाइए जो पादप हैं तो उनमें क्या पूछ रहा है, कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। क्या वेपोरेशन होता है, नहीं जी ये भी नहीं होता है। स्थानांतरण होता है, नहीं होता है। अवशोषण होता है, नहीं होता है। यानी कि इनमें सभी की सभी जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होगी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। आइए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। यानी कि जो भोजन है या फिर जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन उसको ले जाते हैं तो उसमें कुछ सेल्स होते हैं और आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी सेल्स हैं जो इसमें उत्तरदायी होती हैं। अभी आपने देखा वाहिका और वाहिनिकी,
ये कैसी होती हैं? डेड सेल्स। अभी पिछली ही क्वेश्चन में आप रिवाइज करके देखें इसको, तो मैंने क्या बोला था? जाइलम की ये कैसी हैं? जाइलम की ये मृत कोशिकाएं हैं। ये कैसी हैं? मृत कोशिकाएं हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करती हैं? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं और वाटर को ले जाते हैं। आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा पैरेंकाइना, यानी यही है जो क्या करती है? जाइलम की कौन सी कोशिकाएं भोजन का संग्रहण करती हैं? तो आंसर होगा आपका 2। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आए। इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? अब देखिए कुल मिलाकर के आए तो इसमें देख रहा है कि जाइलम का एक घटक नहीं है। तो जाइलम का ये घटक है, बिल्कुल है। वाहिनिका है, बिल्कुल ये भी है, क्योंकि ये दोनों डेड सेल्स हैं, है? इसके अलावा देखेंगे मृदुतक हैं, हाँ जी मृदुतक भी हैं। साथी कोशिका यानी कि जो सहचर है वो इसकी अंग या इसका पार्ट्स नहीं होते। आंसर होगा आपका 3। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पौधों के फ्लोएम ऊतक यानी कि ऊतक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? ध्यान देना, जैसे यूपी पुलिस का आप एग्जाम देते हो तो एक क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्टेशन से, उसमें कुछ पिक्चर्स दिए होते हैं। ऐसे ही सेम अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या होता है कि जो खास करके कुछ पिक्चर्स दिए जाते हैं। अभी आपको कल दिया हुआ था कि कौन सा फ्लोएम को दर्शाता, उससे पहले भी आपको दिया हुआ था एक। तो आज जो है, आज दिया है काट दी हुई है पौधे के फ्लोएम, यानी कि किसकी दी हुई है? आज जो पौधे में जो फ्लोएम है उसके बारे में बताता है कि उनके ऊतक यानी कि ऊतक की एक काट दी हुई है। तो ये ऊतक है, ऊतक की एक काट दी है और बताया है कि दीवारों पर छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है। यानी कि ये काट दी हुई इसमें दर्शाता है कि कौन सा इसमें जो है सही दर्शाता है। ठीक है, चित्र को गौर से देख लीजिए और विचार कीजिए इनमें से क्या हो सकता है। यानी कि ये आ रही है कहाँ? अंदर तक। ठीक, ये केवल बाहरी छाल तक रह गया और ये सेकंड तक आ गया। नहीं, जो जाइलम है वो होते हैं इस जगह यहाँ, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, क्योंकि ए बी जो दिया है वो फर्स्ट में दिया हुआ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? यानी कि किसका होगा? अपशिष्ट। यानी कि आप देखें यूरिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो पूरी जो प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद में जब नाइट में ये छोड़ता है तो नाइट में जिसे छोड़ता है वही इसका क्या होता है? अपशिष्ट होता है। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक अपशिष्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन और यूरिया तो ये छोड़ नहीं सकता। और कहीं ना कहीं देखें ऑक्सीजन कैसा था? ऑक्सीजन इसका क्या था? उत्पाद था, उत्पाद था। ठीक, यानी ये वाला था, सब प्रोडक्शन था। ठीक, और मेन उत्पाद इसका क्या होता है? मेन उत्पाद होता है जिसे कहते हैं सेल्यूलोज। ये कहलाता है सेल्यूलोज। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखें, आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के डैश दिया हुआ है, क्या है? ठीक, तो गौर से पढ़ लीजिए प्रश्न को और फिर उसके बाद में इस पर हम आते हैं कि यानी कि एयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब और जो वेपोरेशन है उसका आपस में क्या है? तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। यानी वायु दाब ज़्यादा होगा तो जो बाष्पोत्सर्जन जो वेपोरेशन की दर है वो बढ़ेगी या घटेगी? व्युत्क्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, या दोनों बराबर होते हैं? नहीं, इन दोनों में संबंध होता है उल्टा, और उल्टे वाले को हम हमेशा क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि एयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब जब बढ़ेगा, ठीक, तो उत्सर्जन बाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। लेकिन जब वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब क्या होगा? डाउन होगा, तो वेपोरेशन की दर बढ़ जाएगी। इसे हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध है दोनों का। ठीक, आगे आए, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में स्टार्च की उपस्थिति, ठीक, क्या बोला है? किसकी? स्टार्च की उपस्थिति क्यों मापते हैं? स्टार्च को क्यों मापते हैं? तो इसलिए कि प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप स्टार्च का निर्माण होता है। ग्लूकोज पानी में अविलेय है
स्टार्च पानी में विलेय है, निर्मित ग्लूकोज स्टार में रूपांतरित हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि जो भी क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, वो किस में बदल जाएगा, स्टार्च में। इसलिए हम क्या मापते हैं, स्टार्च की उपस्थिति मापते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान, कि कितना जो है स्टार्च है। ठीक है, आगे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? ठीक, चलिए देख लीजिए, गौर से पढ़ लीजिए प्रश्न को। प्रश्न बहुत बड़ा है, क्योंकि विकल्प नजर जाएगी तब तक क्वेश्चन भूल चुके होंगे कि उसमें पूछ क्या रहा है। तो इस यहाँ पे कंसंट्रेशन की जरूरत है आपको, एकाग्रता की। फिर से पढ़ लें, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। विसरण और परासरण दो चीजें होती, तो विसरण है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो ध्यान देना, जल, खनिज और भोजन, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन्स, जल और खनिज, केवल अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल कहते हैं प्रोटीन को, ठीक है, इसी के बने होते हैं। तो ध्यान देना, आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन्स। ठीक, क्योंकि ऐसे आपकी बॉडी में हार्मोन्स हैं, ऐसे ही पादप में भी हार्मोन्स होते हैं। चलिए आए, पौधों के पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैसा है गलत? फिर से एक बार गौर से देखना इसको, यानी कि हमें जो विचार करना है वो किस चीज पे करना है कि कौन सा जो है वो गलत है। जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है। पौधे जल का उपयोग सामान्य रूप से जड़ क्षेत्र की मिट्टी में करते हैं। हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करते हैं। आयरन और मैग्नीज दोनों को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। ठीक, अब आइए कुल मिलाकर के इसमें देखें तो सभी विकल्पों में अगर आप जाएंगे तो आपको देखेंगे क्या ये विकल्प सही है? जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है। उपयोग सामान्य रूप से जड़ क्षेत्र की मिट्टी में करते हैं, क्या ये सही है? हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन को कहां से लेते हैं? कार्बन ग्रहण करते हैं। वायुमंडलीय जो CO2 है उससे क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, यानी ये अकाट सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। आयरन और मैग्नीज ये दोनों ही सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये बात भी सही है। जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद नहीं होता है, तीव्र होता है। आंसर होगा आपका एक। आगे बढ़ते हैं। भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चलता है, नलिकाओं में होता है, यानी कि चालनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया अभी अभी आपने देखा, यह प्रक्रिया क्या होगी? विसरण, यानी क्या कहलाएगी? विसरण, क्योंकि स्थानांतरण आप पढ़ चुके हैं, बाष्पोत्सर्जन आप पढ़ चुके हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विसरण कहलाती है। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन, तो यहां पर आपको फोकस करना होगा थोड़ा सा। किसकी बात हो रही है? जल परिवहन की बात हो रही है, यानी बात किसकी हो रही है? पादपों में जल परिवहन। ठीक, यानी कि पहले क्या होगा? सही ढंग से देखें, यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल को जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से खींचकर पत्तियों तक ले जाया जाता है, स्थानांतरण कहलाती है। वेरी गुड। वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक, रंध्रों से जल हानि की प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह प्रक्रिया जो दिन के दौरान जाइलम में जल की मुख्य चालन शक्ति है, वह मूल दाब है। अब बताइए, प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन आंसर इसके बहुत लंबे लंबे हैं, यानी कि पहले को पढ़ोगे तो दूसरा भूल जाओगे, लास्ट वाले को पढ़ोगे तो ऊपर वाला भूलोगे कि पहले में पूछ क्या रहा था। तो कुल मिलाकर के देखें तो यह प्रक्रिया जिसके द्वारा जालम कोशिकाओं को खींचकर पत्तियों तक ले जाया जाता है, स्थानांतरण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, बाष्पोत्सर्जन
कहलाता है। तो क्या पूछ रहा है? जल परिवहन पूछ रहा है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है, तो आंसर होगा आपका एक, क्योंकि यही स्थानांतरण की प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बोला है प्रकाश संश्लेषण यानी क्रोनोलॉजी दी है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट में होता है? नहीं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है। और आपसे पूछा कौन सा है कि इनमें से एक बात है जो कैसी है? गलत है। फिर कहा प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है। यानी कि आप देखेंगे तो ये बात तो बिल्कुल ही सही है। ठीक। दूसरा देखें, पर्णहरित क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषण से संबंधित है, ये भी सही है।